अप्रोक्सीमेशन की तरफ। ये पेड अप्रोक्सीमेशन है क्या, किसने इसको जो सा है डेवलप किया? हेनरी पेड। ये तकरीबन एक साइंटिस्ट है जो कि अपनी इसने लाइफ स्पेंड की है 1863 से 1953 तक। प्रेजेंट अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इन हिज डॉक्टरल थीसिस, यानी कि जो पीएचडी कर रहा था तो पीएचडी की थीसिस में इसने ये अपनी एक अप्रोक्सीमेशन टेक्निक प्रेजेंट की थी जिसको नाम दिया गया पेड अप्रोक्सीमेशन। दिस टेक्निक इज गिवन एज फॉलोज। टेक्निक क्या है? तो सपोज आर इज़ अ रैशनल फंक्शन ऑफ डिग्री एन इज इक्वल टू एम प्लस स्मॉल एम ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में। देखिए हम यहाँ तो बात कर चुके हैं कि ये फॉर्म क्या है, ये रैशनल फंक्शन है, ठीक है। अब नॉमिनेटरी पॉलिनोमियल्स हैं और डिनोमिनेटरी पॉलिनोमियल्स हैं। तो अब नॉमिनेटरी पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, तो इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिख दिया। अगर डिग्री एन स्मॉल एन है तो स्मॉल एन तक चले गए, पी नॉट से एक्स है, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। इस तरह से क्यू ऑफ एक्स, ये भी पॉलिनोमियल्स हैं, तो इसको भी हमने पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिख दिया और इसकी डिग्री एम ले ली इन जनरल। द डेट इज़ यूज टू अप्रोक्सीमेट अ फंक्शन एफ। फंक्शन हमने एफ को अप्रोक्सीमेट करना है ऑन अ क्लोज इंटरवल आई कंटेनिंग ज़ीरो, यानी कि हमने ऐसे फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करना है जो कि उस इंटरवल पे डिफाइन है जिस इंटरवल में ज़ीरो कंटेन करता है, यानी कि ज़ीरो इस आई के अंदर मौजूद है, ठीक है। यानी कि अगर कोई फंक्शन है वो ज़ीरो पे, इसका मतलब है डिफ़ाइन होगा, ठीक है। ये क्या होगा? डिफ़ाइन होगा, इसकी वैल्यू आएगी। डिफ़ाइन होने से मुराद ये है कोई ना कोई वैल्यू, कोई न्यूमेरिक वैल्यू इसकी आएगी, अनडिफाइन नहीं होगा। ओके, डिफ़ाइन, ठीक है। इसको ऐसे कर लेते हैं। Therefore R to be defined at 0 required that Q not equal to 0। क्योंकि फंक्शन f जिसको हमने अप्रोक्सीमेट करना है वो ज़ीरो पर डिफ़ाइन है, तो ये r भी ज़ीरो पर डिफ़ाइन होना चाहिए। अब जब मैं r के अंदर ज़ीरो पुट करता हूँ, ठीक है, x जगह पर, तो नोमिनेटर में क्या आएगा? p नॉट, ठीक है, उनको बाकी टर्म ज़ीरो हो जाएंगे ना, x ज़ीरो है। डिनोमिनेटर में क्या आएगा? q नॉट, ठीक है। अब इसको डिफ़ाइन होने के लिए हमें यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी कि q नॉट इक्वल टू ज़ीरो है। अगर q नॉट ज़ीरो हो गया तो ये समथिंग ओवर ज़ीरो अनडिफाइन होता है। तो यहाँ पे ही बात की है, फॉर r टू बी डिफाइंड एट ज़ीरो रिक्वायर्स दैट q नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इन फैक्ट वी कैन एज्यूम दैट q नॉट इक्वल टू 1। कहता है इससे बेहतर है कि हम क्या करें कि हम q को 1 फिक्स कर देते हैं। हम इसकी वैल्यू जो सी है वो आर्बिट्रेरी नहीं रखते, ठीक है, इसको वैल्यू को फिक्स कर देते हैं कि ये 1 है, ताकि ये कभी ज़ीरो हो ही ना। वी कैन एज्यूम, ठीक है। इफ़ therefore if this is not the case we simply replace p of x by p of x over q naught and q of x by q of x over q naught। अगर ये 1 नहीं है तो आप नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को q नॉट से डिवाइड कर दें, तो यहाँ p नॉट और q नॉट हो जाएगा, q नॉट और q नॉट 1 आ जाएगा, बाकी इनको नए नाम दे देंगे, ठीक है। तो हम अभी सिंपली लेके चलते हैं कि हम इसको क्या कर लेंगे? 1, ये 1 है, बाकी ये अभी Q1 Q2 सोन Qm ये अननाउन है। इस तरह से P नॉट P1 P2 सोन Pn ये अननाउन है। तो कंसिक्वेंटली देयर आर n+1 पैरामीटर्स। कितने पैरामीटर्स हैं? n+1। अब कैसे हैं? मैं थोड़ा यहाँ इसको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरामीटर से मुराद वो वैल्यू जिनको हमने फाइंड करना है, ठीक है। मैं थोड़ा इसको रेस करता हूँ और हम गिन लेते हैं कि हमारे पास कितने ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको हमने फाइंड करना। अगर मैं नोमिनेटर में बात करूं तो नोमिनेटर में n+1 है, यानी कि 0 से लेके n तक n+1 हो गए। डिनोमिनेटर में कितने अननोन है? देखें, ये q नॉट की वैल्यू हमने 1 फिक्स कर दी है, बाकी कितने रह जाएंगे हमारे पास? ये m अननोन रह जाएंगे। इन दोनों को मैं सम अप करूं तो मेरे पास m + m+1 बन जाएगा। ये n+m ये किसके बराबर है? ये बराबर है कैपिटल N और ये +1, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है n+m कैपिटल N के बराबर है। तो कंसिक्वेंटली देयर आर n+1 पैरामीटर्स। कौन कौन से? Q1 Q2 सोन Qm P नॉट P1 सोन Pn अवेलेबल फॉर अप्रोक्सीमेशन ऑफ f बाय r। यानी कि फंक्शन f को अप्रोक्सीमेट करना है हमने r में, तो उसके लिए हमें ये पैरामीटर्स
फाइंड करना है। अच्छा, द पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन टेक्निक इज द एक्सटेंशन ऑफ टेलर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन टू अ रैशनल फंक्शन। कहते हैं जो टेक्निक है पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन की वो क्या है, ये एक्सटेंशन है टेलर पॉलिनोमियल की, यानी कि टेलर पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन को हम रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। अब टेलर पॉलिनोमियल क्या होती है ये आप बारहा पढ़ चुके हैं अपनी बीएससी क्लासेस में भी, उससे पहले भी पढ़ चुके होंगे, अपने इस मास्टर की क्लास में भी कई बार पढ़ी होगी। लेकिन मैं आपको टेलर की बजाय यहाँ मैक्लॉरन पॉलिनोमियल का कहूँगा कि ये पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन मैक्लॉरन पॉलिनोमियल अप्रोक्सीमेशन की एक्सटेंशन है। ठीक है, मैक्लॉरन क्या होता है, मैक्लॉरन टेलर का स्पेशल केस है। टेलर पॉलिनोमियल किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट पर डिफाइन होती है, लेकिन मैक्लॉरन ज़ीरो पे डिफाइन होती है। ठीक है, अच्छा अब हमने n+1 पैरामीटर्स फाइंड करना है ये वाले, तो उसके लिए हमें n+1 ही कंडीशंस चाहिए। कितनी कंडीशन चाहिए, n+1 ही। तो वो कंडीशंस कौन सी हम यूज़ करेंगे, किन कंडीशन की बुनियाद पे ये पैरामीटर्स फाइंड करेंगे, वो ये हैं, तब वी चूज़ द n+1 पैरामीटर सो डैट के एक्चुअल फंक्शन का kth डेरिवेटिव, यानी कि 0 से लेके kth डेरिवेटिव तक 0 पर बराबर हो जो वो वाली पॉलिनोमियल जिसको हमने कंस्ट्रक्ट करना है उसके kth डेरिवेटिव तक 0 पर, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन का kth डेरिवेटिव 0 पर बराबर हो रैशनल फंक्शन के kth डेरिवेटिव एट 0 पर। फॉर k कहाँ से है, 0 1 सो ऑन n तक है। तो कितने डेरिवेटिव लेने हैं आपने, k की वैल्यू है 0 1 सो ऑन n। k 0 मीन 0 डेरिवेटिव, यानी कि फंक्शन की वैल्यू 0 पे बराबर हो r की वैल्यू 0 पर। k 1 करेंगे तो इसका मतलब है फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पे बराबर हो r के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू 0 पर। इस तरह से k जब आप 2 लेंगे तो 2 का मतलब है आपके फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव 0 पे बराबर हो r का सेकंड डेरिवेटिव 0 पे, और कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ स्पेशल केस की बात हो रही है, कहता है व्हेन स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल n, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल n और m नॉट इक्वल टू 0, सॉरी m इक्वल टू 0, यानी कि डिनोमिनेटर में 1 पड़ा हुआ है, नोमिनेटर में आपकी कंप्लीट पॉलिनोमियल है। तो जो पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन है ये क्या बन जाएगी, ये nth मैक्लॉरन पॉलिनोमियल बन जाएगी। क्या बन जाएगी, मैक्लॉरन। जैसे मैंने यहाँ बोला था ना कि टेलर नहीं, यहाँ मैक्लॉरन की एक्सटेंशन है। तो स्पेशल केस क्या है पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन का, कि जब आपका स्मॉल n कैपिटल n के इक्वल हो, यानी कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो बार 0 डिग्री की है। ठीक है, डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल 0 डिग्री की हो जाएगी ना, m 0 है तो n इक्वल टू m हो जाएगा। तो इस केस में जो पेयर्ड अप्रोक्सीमेशन है वो मैक्लॉरन पॉलिनोमियल बन जाएगी। अच्छा, तो हम थोड़ा कंडीशन गिन लेते हैं कितनी है। देखिए ये बाज़ाहिर तो नज़र एक कंडीशन आ रही है, लेकिन ये एक नहीं है। k की जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी कंडीशन हैं। k की वैल्यूज़ कितनी हैं, 0 से n तक, यानी कि n कैपिटल n+1 कंडीशंस हैं, और हमारे पास कैपिटल n+1 ही अननोन्स हैं। इसका मतलब हमारे पास जो सा है नंबर ऑफ़ इक्वेशंस और नंबर ऑफ़ अननोन्स, या नंबर ऑफ़ कॉन्स्टेंट्स और नंबर ऑफ़ अननोन्स बैलेंस हो चुके हैं, और अब हम जो सा है कोई यूनिक सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने किया क्या, थोड़ा सा इसके मेथड की तरफ आते हैं, डेरिवेशन की तरफ। हम कंसीडर द डिफरेंस, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन और रैशनल फंक्शन का डिफरेंस लिया है। ठीक है, तो ओरिजिनल फंक्शन f(x) है, r को आप p और q की फॉर्म लिखेंगे। ये थोड़ा सा इसको LCM ले लिया है। ठीक है, q(x) एज इट इज़ आ गया है, इसको थोड़ा सा ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये q(x) को हमने समेशन फॉर्म में लिखा है। q(x) क्या है, ये पॉलिनोमियल है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में ये पॉलिनोमियल है। इसको समेशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, समेशन j 0 to m। ठीक है, q j x j, ये इस तरह से आ जाएगा, ये आई लगा दिया। और इस तरह से p(x) पॉलिनोमियल है, इसको भी समेशन फॉर्म में लिख दिया। q की समेशन m तक जाएगी, p की समेशन n तक जाएगी, तो ये समेशन फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक हो गया। एंड सपोज f हैज़ अ मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन, और f जो सा यहाँ फंक्शन आ रहा है इसके मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन हमें गिवन है। मैक्लॉरन सीरीज एक्सपेंशन ये होगी। ठीक है, समेशन i 0 to infinity ai xi, इसमें जो ai's हैं ये गिवन होंगे, क्योंकि मैक्लॉरन सीरीज़ गिवन होगी तो ai भी गिवन होगी। तो ये यहाँ f(x) का ये सीरीज़ यहाँ पुट कर दें तो आपके पास ये इक्वेशन 8.14 बन जाएगी।
अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, ऑब्जेक्टिव इज टू चूज द कांस्टेंट q1 q2 so on qm एंड p0 p1 so on pn सो डैट कि जो डिफरेंस है ज़ीरो पर ज़ीरो आए। अब ये डिफरेंस ज़ीरो क्यों? हमने तो बात की थी इस कंडीशन की। देखो इस कंडीशन यहाँ इक्वालिटी की बात हो रही है। जब मैं इसको इस वाली राइट हैंड साइड वाले टर्म को राइट साइड लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, राइट साइड को लेफ्ट साइड पे ले आऊँगा, तो डिफरेंस इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। यानी कि फंक्शन के ज़ीरो डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे माइनस आर की ज़ीरो डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आएगी। इस तरह फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे माइनस आर के फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो होगी। यानी कि डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा ना। अगर दो चीज़ें बराबर है तो उनका डिफरेंस क्या होगा? ज़ीरो होगा। तो इस तरह से हमने इसको कंडीशन को इस तरह से ले लिया और के की वैल्यू इस तरह से ज़ीरो से एन तक। ठीक है, तो अगर मैं इसको नाम दे दूं एक, जैसे मैं यहाँ खुद से दे रहा हूँ कैपिटल एफ ऑफ ज़ीरो। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऊपर के भी लिख दिया। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं? थोड़ा सा समझाने के लिए है। यानी कि इस डिफरेंस, क्योंकि दो पॉलिनोमियल्स का डिफरेंस भी तो पॉलिनोमियल ही बननी है ना। तो ये इस तरह से मैंने डिफरेंस को किस से रिप्रेजेंट कर दिया है? कैपिटल एफ से। सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, ये कैपिटल एफ यहाँ ज़ीरो है। यानी कि जो डिफरेंस है इसको मैंने कैपिटल एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। बात समझा गई? ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स। तो कंडीशन क्या होगी? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब ये पॉलिनोमियल है, रैशनल पॉलिनोमियल होगी। अब हम बात ये कर रहे हैं कि इन दोनों के डिफरेंस ज़ीरो पे ज़ीरो आए। फर्स्ट ज़ीरो डेरिवेटिव भी, फर्स्ट डेरिवेटिव भी, सेकंड भी। यहाँ बात करूँ कि कैपिटल एफ़ की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो हो, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू पे ज़ीरो हो, सेकंड की भी हो, थर्ड की भी हो, कहाँ तक हो? एन तक हो। लेकिन अगर मैं इसको ओपन करके लिखूँ तो कैपिटल एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो होगा। मैं ये चाहता हूँ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है कि कैपिटल एफ़ की वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो पर ज़ीरो है। ठीक है, इस तरह से कैपिटल एफ का सेकंड डेरिवेटिव ज़ीरो पर क्या है? ज़ीरो। और ये प्रोसेस कहाँ तक है? यानी कि एफ का nth डेरिवेटिव ज़ीरो पर ज़ीरो है। मैं ये कंडीशन की बात कर रहा हूँ। यानी कि मुझे मेरा कैपिटल एफ जो यानी कि डिफरेंस है इन दोनों का, कैपिटल एफ एक ऐसा फंक्शन होगा जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, ऐसा फंक्शन जिसकी वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आए, फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आए, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आए, इस तरह nth डेरिवेटिव की वैल्यू ज़ीरो पर ज़ीरो है। अब हमें थोड़ा देखना है कि इस तरह का फंक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, इस तरह का फंक्शन किस टाइप का होगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ठीक है, इसको एग्जाम्पल से जो सा थोड़ा कंसिडर करने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एफ ऑफ एक्स कोई पॉलिनोमियल है, उस पर ये वाली कंडीशंस हैं, तो उसकी ये रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, वो किस तरह का पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख के पहले से रखा हुआ है कि लेट्स सपोज हमारे पास जो n है वो कितना है हमारे पास? वो 2 है। ठीक है, कैपिटल N 2 है। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ एक्स क्योंकि ये पॉलिनोमियल होनी है, तो इसको मैंने पॉलिनोमियल इस तरह की फॉर्म की ले लिया है। यहाँ स्पेसिफाई नहीं किया कितनी डिग्री की होगी। ठीक है, मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने एक जनरल फॉर्म में पॉलिनोमियल ले लिया, ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स के प्लस सो ऑन चलती जा रही है। इस तरह ए थ्री एक्स क्यूब भी होगा। लेकिन जब हम इस पॉलिनोमियल इस कैपिटल एफ ऑफ एक्स पे कंडीशन क्या लगानी है हमने कि फ़ंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आए। जब फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो पे ज़ीरो आएगी तो अब एक्स जगह पे ज़ीरो पुट करेंगे तो ये टर्म्स सेकंड टर्म थर्ड सोन सारी टर्म ज़ीरो हो जाएंगी। ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। तो देखें ना, जब ज़ीरो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो करना है तो एफ ऑफ ज़ीरो आता कितना है? ए नॉट इक्वल टू ज़ीरो करेंगे तो ए नॉट ज़ीरो आ जाएगा। इस तरह से आप इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लें। फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, डेरिवेटिव वैसे कांस्टेंट ज़ीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव ज़ीरो हो जाएगा। यहाँ ए वन आएगा प्लस टू ए टू एक्स आएगा। ठीक है, अब इसके डेरिवेटिव में जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो इसका मतलब ए वन ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ए नॉट तो ऑलरेडी ज़ीरो आ चुका है, ए वन भी ज़ीरो हो जाएगा।
इस तरह आप इसके सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, 2a2x, 2a2 आएगा प्लस आगे आएगा 6a3x प्लस सो इस तरह चलता रहेगा। जब x जगह पे 0 पुट करेंगे तो अगली टर्म सारे 0 हो जाएंगे, कौन सी टर्म बचेगी, कांस्टेंट वाली। तो ये जब सेकंड डेरिवेटिव लेंगे तो ये कांस्टेंट होगा, तो a2 2a2 इक्वल टू 0, यानी कि a2 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जाना है ना। देखो आप कैपिटल N2 है। अब मैं अगर ये वाली वैल्यूज़ यहाँ इसके अंदर पुट करूँ तो आपकी पॉलिनोमियल किस तरह की बन जाती है, ये पॉलिनोमियल बनेगी a3 से स्टार्ट होगी, a3x3 और प्लस सो इस तरह चलेगी, स्टार्ट वाली टर्म 0 हो गई हैं। तो मैंने शो ये किया है, आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर हम ये वाली ये कंडीशंस किसी पॉलिनोमियल पे लगाते हैं तो उस पॉलिनोमियल में x की पावर n से लेकर उससे पीछे वाली जितनी भी टर्म्स हैं वो उस पॉलिनोमियल में नहीं होंगी। जैसे कि देखें मेरे पास ये पॉलिनोमियल थी ना, इसमें मैंने n2 रखा, कैपिटल N2। तो अब ये कंडीशन लगाने से a0 a1 a2 0 आ गए। अब बची कौन सी टर्म्स हैं, x की पावर 3 से, यानी कि x की पावर 3 से ऑनवर्ड टर्म होंगी, या यूँ समझ लें कि x की पावर 2 प्लस 1 से ऑनवर्ड वाली टर्म होंगी, उससे पीछे वाली टर्म नहीं होंगी, यानी कि उससे पिछली कम डिग्री की टर्म नहीं होगी। ना डिग्री 2 वाली टर्म है, ना डिग्री 1 वाली टर्म है, ना डिग्री 0 वाली टर्म है, वो 0 हो जाएंगी। इस तरह जब आप ये n कंडीशन लगाएंगे तो उस पॉलिनोमियल में ना ही n डिग्री वाली टर्म होगी, ना ही n-1 वाली, ना ही 2 वाली, ना ही 1 वाली, और ना ही 0 डिग्री वाली टर्म होगी। वो सारी की सारी यानी कि 0 होंगी। इस तरह से ये जो पॉलिनोमियल है, यहाँ जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है 8.14 पे, इस एक्सप्रेशन पे अगर मैं ये कंडीशन लगाता हूँ तो इस कंडीशन का मतलब ये है कि इस एक्सप्रेशन में, इस नोमिनेटर में वो टर्म्स नहीं होंगी जिनकी डिग्री n या n से कम है। तो नेक्स्ट मैंने ये लिखा हुआ है, एज अ कंसिक्वेंस वी चूज q1 q2 so on qm and p0 p1 so on pn so that the nominator on the right hand side of equation 8.14 this, इसको थोड़ा सा ओपन करके लिख दिया, यानी कि ये यही वाला एक्सप्रेशन है। इसकी समेशन ओपन करेंगे तो a0 प्लस a1x प्लस a2x प्लस सो ऑन चलता रहेगा। ये क्या आएगा, q0 प्लस q1x प्लस q2x प्लस सो ऑन प्लस qmx m तक आएगा, और ये वाले भी ये इस तरह से बन जाएगा। यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है हैज़ नो टर्म ऑफ डिग्री लेस देन ओवर इक्वल टू n, यानी कि इस एक्सप्रेशन में कोई ऐसी टर्म नहीं होगी या नहीं होनी चाहिए जिसकी डिग्री n या n से कम हो। ठीक है, क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इन कंडीशंस की वजह से नहीं होनी चाहिए। जब आप कंडीशन लगाएंगे, थोड़ा सा इसको मैंने यहाँ n की वैल्यू 2 रख के एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए या नोट करते हुए हम क्या करेंगे, हम फोर्स करेंगे उन टर्म को 0। ठीक है, हम उन टर्म्स को 0 करेंगे जो इसमें इन्वॉल्व हो रही हैं। कौन सी टर्म, जिनमें डिग्री n या n से कम है। ठीक है, उनको 0 करने तरीका क्या होगा, उनके कोफिशिएंट्स को 0 जम कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई नोटेशन विद डिफाइन। अब थोड़ा सा इसने क्या किया, इस समेशन को थोड़ा सा कम्पैक्ट फॉर्म में लिखने के लिए इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐड कर दिए। देखिए पी तक टर्म है ना, पी प्लस एन, पी एन प्लस 1, पी एन प्लस 2 सो ऑन, पी कैपिटल एन, सबको 0 ले लिया, इसके अंदर ऐड कर दिया। इस तरह से क्यू एम तक टर्म है तो क्यू एम प्लस 1, क्यू एम प्लस 2 सो ऑन क्यू एन तक इक्वल टू 0। वी कैन देन एक्सप्रेस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स के इन एक्सप्रेशन। अब हमने करना क्या है, मैं थोड़ा सा इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको कि ये वाला एक्सप्रेशन बना कैसे है। ये वाला एक्सप्रेशन बेसिकली मैंने बात की है ना कि जो ये इक्वेशन 8.15 है, इसमें कोई ऐसी टर्म नहीं होगी जिसकी डिग्री लेस देन या इक्वल टू n है। अगर है तो हमने उसे कोफिशिएंट्स को 0 करना है, 0 फोर्स करना है। अब मैं जब इस a0 को इस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मीन 0 डिग्री वाली टर्म आ गई। a0 एक 0 डिग्री वाली टर्म a0 और 1 मल्टीप्लाई होगा तो आएगी। यहाँ से कब आएगी, जब आप p0 लेंगे। तो 0 डिग्री वाली टर्म कौन सी है इसके अंदर, जैसा कोफिशिएंट क्या है, यहाँ से आएगा a0 और यहाँ से आएगा माइनस p0। ठीक है, ये आएगा, ये कोफिशिएंट बनता है कांस्टेंट। इसको हमने क्या करना है, इसको इक्वल टू 0 हमने फोर्स करना है, सेट करना। ठीक है, ये x की पावर 0 कोफिशिएंट है। ठीक है, इस तरह से x की पावर 1 वाला कोफिशिएंट लें हम
इस एक्सप्रेशन में से, तो वो क्या होगा, एक्स की पावर 1 जब ए नॉट मल्टीप्लाई होगा Q1 के साथ, जब ए नॉट मल्टीप्लाई होगा Q1 के साथ, फिर एक्स वाला कोफिशिएंट कब आएगा, जब A1 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो ये प्लस A1 आएगा। और इससे एक्स की पावर 1 वाला कोफिशिएंट वो क्या है, ये होगा माइनस P1। इसको भी हमने क्या करना है, इक्वल टू 0 करना, ठीक है। इस तरह से एक्स की पावर 2 वाला कोफिशिएंट वो कैसे आएगा, देखें एक्स की पावर 2 वाला कोफिशिएंट जब ये ए नॉट मल्टीप्लाई होगा Q2 के साथ, ए नॉट मल्टीप्लाई होगा Q2 के साथ, तब आएगा। अगली बार कब आएगा, जब A1 मल्टीप्लाई होगा Q1 के साथ, जब A1, क्योंकि A1 के साथ भी x है, Q1 के साथ भी x है, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो x के बन जाएगा। तो A1 मल्टीप्लाई होगा Q1 के साथ। नेक्स्ट कब आएगा, जब A2 x स्केयर होगा तो A2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, तो यहाँ पे क्या आएगा A2, ठीक है। और माइनस यहाँ पे कब आएगा, जब P2 ये इक्वल टू 0 करना है हमने। यानी कि ये वाला एक्सप्रेशन क्या है, ये ए एक्स की पावर 0 कोफिशिएंट है, ये एक्सप्रेशन एक्स की पावर 1 कोफिशिएंट है, ये वाला एक्सप्रेशन एक्स पावर 2 कोफिशिएंट, और ये जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये एक्सप्रेशन एक्स की पावर के का कोफिशिएंट है, ये डायरेक्ट लिखा हुआ है, ठीक है, समेशन फॉर्म है। इसको इक्वल टू हमने 0 सेट करना है। तो ये हमारी इक्वेशन है। कितने हमारे पास, हमने कहाँ तक 0 लेने हैं, एक्स की पावर n तक, यानी एक्स पावर 0 1 2 3 4 5 तक हमने, या 5 n तक हमने 0 लेना है। तो ये हमारे पास n+1 इक्वेशन बन जाएंगे, उतने ही अननोन है, सिस्टम बनेगा, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे रैशनल फंक्शन फॉर पैड अप्रॉक्सीमेशन रिक्वायर्ड फॉर द सॉल्यूशन ऑफ n+1 लीनियर इक्वेशन, ये इक्वेशन है, इक्वल टू 0 करेंगे ना, इक्वल टू 0 करेंगे तो ये P ऑफ x इस तरफ आ जाएगा, P ऑफ k, तो ये इस तरह से बन जाएगा, k की वैल्यू 0 1 2 सो ऑन है। इन द n+1 अननोन्स